Hello dear students, today I am going to continue chapter 1 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 5 of Nature, Purpose and Scope of Business. In last two sessions, actually we discussed the different point related to the first type, business. तो बिजनेस के रिलेटेड जो भी हमने इन्फॉर्मेशन थी वो डिटेल में ली, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स भी लिए. अंडर द ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. मैं थोड़ा रिवाइज करवा लेता हूँ कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. विद द प्रॉफिट वी कैन एक्सपांड अवर बिजनेस, डेवलप अवर बिजनेस, ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, राइट. प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. ये सब हमने देखा है. सो विदाउट प्रॉफिट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस विल नॉट बी देयर. मे बी इट इज़ नेसेसरी. मैं तो ऐसा बोलूँगा इट इज़ कंपल्सरी, इट मस्ट बी. प्रॉफिट होना ही चाहिए ना. अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस कैसे चलाओगे आप. हाँ, लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट इज सम टाइम ना. एवरी टाइम लॉस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो सिंपल, बिजनेस इज देयर, प्रॉफिट इज देयर. ऑल्सो भी डिस्कस सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी. हम सोसाइटी में से ही खड़े हुए हैं तो उनको भी कुछ देना पड़ेगा. ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी देयर. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी होना चाहिए, राइट. डू नॉट मेक दैट टाइप ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग, अक्यूमुलेशन ऑफ द गुड्स, राइट, फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. ये सब नहीं होना चाहिए. अदर प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम देखना चाहिए तो जो ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं, ओके. सो सोसाइटी में हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होनी चाहिए, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. तो ऑल दिस पॉइंट्स वर ऑलरेडी कवर इन द लास्ट सेशन. सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस. वी कैन से कि रिस्क हियर, business risk and also some of the causes. When you start the business or if you want to establish a new business, you have to face some of the risk and uncertainties. उसके कई causes भी है, हम उसको देखेंगे रिस्क के. लेकिन सी विदाउट रिस्क मे बी द बिजनेस विल नॉट रन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. ये भी एक पार्ट ही है ना. आप ऐसा समझ लो कि पूरा आपका बिजनेस है, विदाउट एनी रिस्क चल रहा है. सो वो अच्छी चीज़ है, दैट इज़ गुड थिंग. समटाइम मैं कहूँगा नहीं, अगर आपके पर डे या पर जो काम आप कर रहे हो उसमें कोई हर्डल नहीं आता है, दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग, राइट. आप ऐसे जा रहे हो जैसे कि प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है. तो एज पर से डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू हैव टू फेस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो भी प्रॉब्लम. गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया लेकिन आपका नुकसान हो रहा है तो भी प्रॉब्लम, राइट. कोई ऐसा रिस्क आ गया जिसको आप नहीं रोक सकते, जैसे नेचुरल, वो भी प्रॉब्लम है. मैनमेड, वो भी प्रॉब्लम. लिस्ट हमने देखा है, रिस्क अनसर्टेनिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा है. यह वही इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस रिस्क. देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस इन द बिजनेस. सो प्रॉफिट सर्टेन तो है नहीं, कई बार वो रिस्क ऑफ लॉस भी हो जाता है. सो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट इज देयर और रिस्क ऑफ लॉस इज देयर. 101% ये आएगा. द अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर अफेक्ट द प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट अनसर्टेन है तो एक साल के लिए शायद चलो प्रॉफिट कम होगा, चलेगा. दूसरे साल के लिए थोड़ा कम हुआ, चलेगा. लेकिन तीसरे साल पर आप सीधा लॉस पर चलेगा तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आप जो भी पोजीशन हो उससे थोड़ा डाउन हो रहे हो. तो लुक आफ्टर योर पॉलिसीज, लुक आफ्टर द डिसीजंस विच यू टुक इन लास्ट 2 और 3 ईयर्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज. तो उसको देखो, प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, वॉट एवर. तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं. ऑल्सो अगर प्रॉफिट कम होता है, अनसर्टेन इवेंट्स बढ़ रही है, तो आपका फ्यूचर है उसके प्रॉफिट पर भी इफेक्ट होगा ही होगा. सो वी कैन से और इट कैन बी सेड दैट प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क. तो आपको मालूम है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है और आ रहा है अभी भी, प्रेजेंट में भी, तो प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है. जो रिस्क बिजनेस रिस्क है उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट ही है. अगर प्रॉफिट आपका अच्छा रहेगा, राइट, तो बिजनेस रिस्क को आप शायद फेस कर सकोगे, उसमें से बाहर निकल सकोगे. लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस रिस्क कैसे होते हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसका तो कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिस्क इन बिजनेस. तो ये जो 2 रिस्क है वो है नेचुरल रिस्क, फर्स्ट वन ए एंड बी, सेकंड वन मैनमेड रिस्क. तो ये बिजनेस रिस्क, दोनों रिस्क से बाहर आने के लिए हमारे पास प्रॉफिट है. अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा है तो हम ये दोनों रिस्क से बाहर जल्दी ही आ जाएंगे. वी कांट स्टॉप द रिस्क, वी कांट रिमूव द रिस्क. कीप इन माइंड फॉर अ लाइफ टाइम, वी कांट स्टॉप द रिस्क, वी कांट रिमूव द रिस्क, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क बाय टेकिंग स्टेप्स ऑन टाइम. हम कभी भी हमारा रिस्क कभी भी दूर नहीं कर सकेंगे. अगर लाइफ है, अगर बिजनेस है, कोई भी चीज़ है,
उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। रिस्क तो आने ही वाला है, नेचुरल रिस्क को आप कैसे रोकोगे? बताओ मुझे, तोते को रोक सका कोई? ना। जो अभी आके गया ट्विस्टर, राइट, जो भी आया 2 दिन 3 दिन, हम नहीं रोक सके उसको, राइट। यास आया, राइट, अभी गुलाब आएगा, देखना विद इन सम टाइम पीरियड, राइट, नेक्स्ट वन। तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे, हालांकि उसकी असर हमारे देश में कम होगी, लेकिन वो भी तैयारी है पीछे। वैसे तो देखना जाए तो पूरा लिस्ट है, तो इस सब को हम नहीं रोक सकते, ये नेचुरल रिस्क है, राइट। सो सी, नेचुरल रिस्क लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एट्सेट्रा, यहाँ पर हम कई नाम ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सुनामी भी आ सकता है, राइट। कई बार ऐसे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे फ्लड होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, राइट। हैवी रेन होती है, राइट, ड्रॉट होता है, तो ये सब हम यहाँ कर सकते हैं ऐड। तो ये हमारा ग्रोथ जो है बिजनेस का, वो हाइंडर कर देता है, राइट। एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय और डैमेज द एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो अगर समझ लो कि अर्थक्वेक आ गया, राइट, सो वो हमारा ग्रोथ कम कर देगा। कैसे? कि वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करेगा, कुछ डैमेज करेगा, तो फॉर दैट सम टाइम पीरियड 1 ईयर 2 ईयर या हाफ ईयर 6 मंथ्स के लिए शायद हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकेंगे, बिकॉज वी हैव टू री एस्टैब्लिश एवरीथिंग, वी हैव टू री एस्टैब्लिश अवर शॉप और वॉट एवर द पर्टिकुलर प्लेस और प्रीमाइसेस आर देयर। सो डिस्ट्रॉय डैमेज हो जाएगा हमारा एसेट। नाउ यू नो दैट वन, एज पर द अकाउंटेंसी आपको मालूम है एसेट क्या है, नहीं मालूम है तो याद कर लेना, राइट। अकाउंट्स में डिटेल्स में है ही, राइट। वॉट एवर योर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर दैट इज नोन एज एसेट। इफ यू आर यूजिंग फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज फिक्स्ड, लेस देन 1 ईयर दैट इज करंट, ये आपको मालूम है। अच्छा, तो आपकी एसेट्स सब चली जाएंगी, डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क, ये हमारे हाथ में नहीं है, मैंने पहले ही बोला, हम इसको नहीं रोक सकते। कीप इन माइंड फॉर 1 मार्क, नेचुरल रिस्क आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस और इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क। बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कभी कहीं से भी आ सकता है। ये फर्स्ट वन हुआ नेचुरल का। सेकंड वन है मैन मेड रिस्क, जिसको हम खुद तैयार करते हैं इंटेंशनली। कैसे? मैन मेड रिस्क हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस लाइक दिस वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी रोकेगा हमारे बिजनेस का। एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस हैज़ टू सफ़र द लॉस। तो अगर ये यहाँ कुछ डैमेज नहीं होगा, डैमेज होगा लेकिन कम होगा, लेकिन यहाँ जो मैनमेड जो रिस्क होता है उससे हमें थोड़े समय के लिए लॉस को बेयर करना पड़ेगा, शायद 1 साल या 2 साल। सो दिस रिस्क आर स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, इफ़ यू आर अ कंपनी, इफ़ यू आर अ फैक्ट्री, आप चला रहे हो तो एम्प्लॉयज़ की जो भी डिमांड्स आप फुलफिल नहीं करते हो, वेजेस प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं उनको, काम करने के अलावा दूसरा काम मिलता है उनको, तो उसका एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, वो नहीं तो वॉट एवर, एम्प्लॉयज़ के कई प्रॉब्लम होते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ओनर्स आर ऑलवेज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ आर नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द वेजेस विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयज़। ये चीज़ भी दिमाग में उतार लो, व्हेन एवर यू आर बॉस और व्हेन एवर यू आर वर्कर। आप जो भी चीज़ करोगे बॉस को अच्छी नहीं लगेगी, वर्कर जो भी काम करेगा वो बॉस तक पहुंचेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां होगी। अच्छा, बॉस कुछ भी अच्छा करेगा, वर्कर को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों साइड पे टू वे है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेने ही वाले हैं मैनेजमेंट में। लेकिन ये याद रखो, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज़। अच्छा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो तो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करते तो कई बार हमें लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, चेंज इन टेस्ट एंड डिमांड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की चॉइस चेंज होती है, प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, राइट। उनकी जो डिमांड है वो चेंज होती है, एज़ पर द एडवर्टीजमेंट वो कुछ नहीं डिमांड करेंगे, और उनका टेस्ट भी चेंज होता है। ये सब मैन मेड रिस्क है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हम तो पूरे 10 सालों से ज़्यादा हो गया अभी तो, यानी कि वैसे बोला नहीं जाता, लेकिन एक टर्म ख़त्म हुआ अभी रूलिंग पार्टी का और दूसरा टर्म चल रहा है, यानी विद इन 2 ईयर्स 10 साल ख़त्म हो जाएगी। तो पिछले 7-8 सालों से और 7 सालों से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन कई कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फिर चेंजेस आते रहते हैं पॉलिसीज़ में, तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। ऑल्सो रिस्क ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कई कंपटीशन पड़ी है, कई कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं हमारे से कम भाव में बेचने वाले, तो ये सब मैन मेड रिस्क है। इसको हम ही खड़ा करते हैं ना, राइट, हमारी वजह से, यानी कि हम जैसे कई लोगों से उनको भी बिजनेस करना है, तो वो ये सब क्रिएट करते हैं, कहीं ना कई चीज़ें क्रिएट नहीं करते। सी समटाइम्स टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट, तो वो कुछ टेक्निकल चेंजेस लाके कुछ नई प्रोडक्ट देते हैं हमें, तो समझ लो कि वो प्रॉब्लम है ना, फिर हमें भी उसके अलावा कुछ देना पड़ेगा, वरना हमारे कस्टमर्स वो ले जाएंगे। यही बात है, तो ये सब मैन मेड रिस्क है। तो इन दोनों रिस्क को मिलाकर अगर आप बात करो तो शायद मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस रिस्क में नेचर रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, मैनमेड रिस्क को हम कई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हालांकि इसमें दिया नहीं है कि द मैनमेड रिस्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बस हाँ, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इन्फॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड रिस्क की। मैंने बोला था कि हम डिटेल में देखेंगे, यही उसकी डिटेल है कि बिजनेस रिस्क क्या है और उससे क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। हियर इट इज, दीज आर दी सम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो नेचुरल मैन मेड है, वो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं जो क्रिएट करते हैं। जो पहला वाला है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी। सो चेंजेस आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन मेथड ड्यू टू इन्वेंशंस इन टेक्नोलॉजी। तो चेंजेस जरूरी है, इसे बदलाव जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन जरूरी है। तो हम भी वैसी पुरानी प्रोडक्ट अभी तक बेचते हैं, तो प्रोडक्शन मेथड को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें नई मशीनरी लानी पड़ेगी, नए टूल्स भी लाने पड़ेंगे। ये क्यों है? ड्यू टू इन्वेंशंस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है ना, तो टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, तो फिर हमें उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, तो हमें ये चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये बिजनेस रिस्क के जो कोजेस है, उसका पहला जो कोज है, पहला जो कारण हम रीज़न बोल सकते हैं, वो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस। अब उसको हम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करेंगे ही। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ टू बी एडॉप्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, गुड्स अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, कम भाव भी होते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो क्वालिटेटिव गुड्स आर अवेलेबल एट द लोअर प्राइजेस बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड दे आर एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड विद इन दैट शॉर्ट टाइम पीरियड दे आर एबल टू गिव टू द कस्टमर्स, यानी हमारे तक पहुँच भी सकता है एज पर दैट वन कंजप्शन जो हम बढ़ रहे हैं अभी, तो उसके हिसाब से उनकी भी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है या वॉट एवर है, जो भी उसके एरियाज है उसमें से हमको जल्दी से मिल जाता है। ऑल्सो न्यू मशीनरीज हैव टू बी इंस्टॉल्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरीज। ये भी सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियां ऐसी होती है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू थिंग्स, राइट। उसका एक उदाहरण आपके पास पड़ा है, मैंने नाम छुपा के रखा है, लेकिन देखो ये कंपनी ने कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये अब आउट ऑफ मार्केट है, इसको कोई नहीं लेता है। यानी ये फ़ोन नहीं, इस कंपनी के कोई भी फ़ोन हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से भी उसने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन नो बडी इज़ रेडी टू परचेज द फोन्स बिकॉज ये कंपनी ने उस टाइम पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी बनाई और मार्केट में लॉन्च की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, राइट। हालांकि ये बैटरी 7 दिन तक चलती है, राइट, आपको मालूम है विच आर द रीजंस। और अगर मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, और उसके साथ जो मोबाइल अटैच है, वो मोबाइल एक दिन में, अगर मैं पूरा दिन कॉलिंग या ये सब करूँगा, तो एक दिन में 2 बार मुझे उसको चार्ज करना पड़ता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर जो मोबाइल में है ये जो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं ये मोबाइल में ये काम नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ नहीं कर सकता। ये सिंपल सी चीज़ है। तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा सकता था, तो ये मैंने समझा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम आउट ऑफ द मार्केट भी हो जाते हैं। और इसके कई एग्जांपल्स भी है हमारे पास, है, ये पहला नहीं है, ऐसे कई एग्जांपल है जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ना करे और फिर आउट ऑफ द मार्केट हो जाए, तो रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि न्यू मशीनरीज हैव टू बी इंस्टॉल्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। ये फर्स्ट था। सेकंड, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। अब कई बार सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसकी भी थोड़ी बहुत इंप्रेशंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोल दो, वो यहाँ प्रोडक्ट्स पर पड़ती है। तो थ्रेट ऑफ द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स क्या है? तो कस्टमर्स में टर्न टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। अभी जो मिलता था उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, वो भी कम भाव में, तो जो भी कस्टमर्स हैं वो पुरानी चीज़ को छोड़कर या जो भी अच्छी चीज़ है उसे भी छोड़कर उसका सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे। आपको मालूम पड़ेगा, फॉर एग्जांपल बॉल पेन इन द प्लेस ऑफ फाउंटेन पेन। अब पुराने समय में फाउंटेन पेन चलता, उसके पहले तो एक लकड़ी से सब कुछ लिखा जाता था, वो पर्टिकुलर पोर्ट था उसमें लगा के, राइट, इंक पोर्ट हमें उसको बोलते थे। तो उसके बाद फाउंटेन पेन आया, उसके बाद ये बॉल पेन आया, राइट। अब देखो अभी तो कई थेरेपी देख रहे हैं हम कई सालों से कि अलग अलग टाइप की पेन होती है, एडवर्टीजमेंट भी ऐसा होता है, जेल पेन भी आ गई, कई ऐसी है, तो उसमें हम डीप पे नहीं जाते, लेकिन बॉल पेन ने रिप्लेस कर लिया फाउंटेन पेन को। ये एक एग्जांपल है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का। अच्छा, वेसल्स ऑफ द स्टील इन प्लेस ऑफ कॉपर एंड ब्रश। अभी तो स्टील के भी निकल गए ना, अभी मेलामाइन आ गया, और मुझे बोलने में शर्म नहीं आएगी, हम थर्मोकॉल में भी खा रहे हैं अभी तो,
સિમ્પલ સી ચીજ है તો वो વેસલ્સ હવે તો એને વાસણ પણ ના કહી શકાય ને, સ્ટીલના હોય તો જ આપણે એને વાસણ કહી શકીએ, બાકી તો આગળ જ થઈ ગયો. तो कहने मतलब वेसल्स ऑफ स्टील इन प्लेस ऑफ कॉपर एंड ब्रश वो भी चला गया, स्टील भी चला गया. उसके बाद ग्लास आया, राइट. हम कांच के जो पर्टिकुलर वेसल्स है उसमें भी खाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं उसमें. उसके बाद हम मेलामाइन में भी आए अभी के लिए, तो अब वो डिस्पोजेबल जो मैंने बोला, थर्मोकॉल जो भी है वो डिस्पोजेबल, उसका वर्ड बेटर है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं. सो ये सब कुछ नया है. फिर टेलीविज़न इन द प्लेस ऑफ रेडियो, अब तो टेलीविज़न भी निकल गया, राइट. स्मार्ट टीवी आ गया, वो टेलीविज़न का ही पार्ट है लेकिन स्मार्ट टीवी आ गया, राइट. उसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो यूट्यूब से कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप की जो OTT प्लेटफॉर्म से उसमें, राइट. और वो भी अब निकल गया, अब तो मोबाइल में सब आ गया, टेलीविज़न भी मोबाइल में आ रहा है. तो ये सब कुछ रिप्लेस हो गया. तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का है, राइट. अब तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये हुआ दूसरा पॉइंट, दैट इज अंडर द बिजनेस रिस्क. अब तीसरा जो पॉइंट है, राइट, इसको हम बोलेंगे कंपटीशन. कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट. अगर कंपटीशन बढ़ेगा फ्यूचर में, इससे भी ज़्यादा कंपटीशन आएगा. अगर कंपटीशन बढ़ने लगा तो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट के ऊपर असर करेगा. कैसे करेगा? तो एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि अभी तक मार्केट में हम 2 ही जन थे जो मोबाइल बेच रहे थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. लेकिन अब मिस्टर सी और डी दोनों आ गए, तो वॉट एवर द सेलिंग वॉज डन बाय मिस्टर ए एंड बी, नाउ इट विल डिक्रीज बिकॉज सी एंड डी इज देयर. तो वो भी कुछ बेचने आए, तो वो भी कुछ एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो ये कंपटीशन बढ़ेगी, राइट. कंपटीशन बढ़ेगी. अभी तो कई एग्जांपल ऐसे हैं कि जिसमें कंपटीशन बढ़ेगी तो उसका प्राइस जो है कम होगा. पूरी दुनिया में सबसे कम भाव में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीपेड. जो प्रीपेड हम यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में कम से कम भाव में है, याद रखना, है. लेकिन हाँ हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई नेटवर्क इश्यूज रहते हैं क्योंकि टावर नहीं है प्रॉपर्ली. उसका जो स्पेक्ट्रम हुआ है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्पेक्ट्रम हुआ है, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है. कई कंपनी से ज़्यादा लिया है, कई को कम मिला है, वो अलग बात है. लेकिन कंपटीशन है और वो बढ़ेगी तो डायरेक्टली हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पर उसर असर करेगा. तो मैंने बोला मिस्टर ए एंड बी का जो काम था अभी तक चल रहा था अच्छी तरीके से, अब सी एंड डी आया तो उनका प्रॉफिट कम होगा. सो द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस्ड and advertisement expenses are to be incurred by business unit to maintain its position in the market and also to face competition, so profit gets reduced. तो अब आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस, बिकॉज सी कॉम्पिटिटर्स आर देयर, तो यू हैव टू डिक्रीज योर सेलिंग प्राइस. आपकी जो सेलिंग प्राइस है, आपकी प्रोडक्ट जो 20 रुपये में बिकती थी अभी आराम से, है, और आप 2 रुपया पर प्रोडक्ट कमा रहे थे आराम से. दिन भर की कितने भी प्रोडक्ट वो बेच देते, पर प्रोडक्ट आपको 2 रुपीस मिलते थे. तो सेल प्राइस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट का जो भाव था वो सही जा रहा था. लेकिन सी और डी आए तो आपको ये प्रोडक्ट का भाव कम करना पड़ेगा. क्यों? कॉम्पिटिटर्स है, वो शायद 20 वाली 19.50 में भी बेचे 19.50 में, तो आपको 19 भी करना पड़े, प्रॉफिट मार्जिन 1 रुपया हो जाएगा. तो ये सब करना पड़ता है, राइट. और आपको इससे अलावा एडवर्टीजमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज़ द बेस्ट टूल. अगर आपको प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ाना है तो एडवर्टीजमेंट दैट इज द बेस्ट थिंग. वो भी हम डिटेल में 12th में देखेंगे कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, राइट. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाना पड़ेगा. इट मस्ट बी इंक्रीज्ड और इनकर्ड, राइट, बाय द बिजनेस यूनिट. क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्यों ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर पोजीशन इन द मार्केट. हमको मार्केट में हमारी पोजीशन को बना के रखना है. हमें हमारा मिस्टर ए प्रोविज़न स्टोर या मिस्टर ए मोबाइल शॉप को कंटिन्यू रखना है और लंबे समय के लोगों के दिमाग में रखना है कि ये मेरी प्रोडक्ट है और मेरी प्रोडक्ट परचेज़ करो. तो इसके लिए मेरी पोजीशन के लिए भी मुझे अपना रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा. एंड लास्टली व्हाट हैपन, वी हैव टू फेस द कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन तो बढ़ेगा. अभी तो सी और डी आए, ई और एफ भी आएंगे, राइट. जैसे जैसे जाएंगे सब इंक्लूड होते जाएंगे. तो इट इज़ इनकर्ड बाय द बिजनेस and we have to maintain the position in the market and to face competition. So then we can say, so the profit gets reduced. Profit थोड़ा कम होगा competition की वजह से, लेकिन हम कमाएंगे, सब कमाने के लिए आए, कमाएंगे तो सही, लेकिन थोड़ा मार्जिन उनको कम करना पड़ेगा. Now let's move to the fourth one, legislation, जो कायदा होता है. Government formulates law रिगार्डिंग पॉल्यूशन. गवर्नमेंट ने कई तरह के अलग अलग लॉ बना के रखे. उसमें पहला जो लॉ है वो पॉल्यूशन का है, यानी पहला कई लॉज है, तो पॉल्यूशन भी उसके अंडर में आता है.
तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC जब हम व्हीकल्स में देखते हैं, वैसे ही हमें अगर हम फैक्ट्री है यानी हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये पॉल्यूशन के फॉर्मुलेशंस के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। कस्टमर्स के लॉ है एज पर द 2017, पहले था 1986, अब आ गया न्यू एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद 2017 में। तो कस्टमर्स के भी कुछ लॉ है, वर्कर्स के भी लॉ है, कल भी हमने देखा था वेलफेयर एक्ट है उनका, फैक्ट्री एक्ट है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भी कई लॉ है रिलेटेड टू द आउटपुट एंड सेलिंग। सो इन सबको हमें ध्यान पर रखना पड़ेगा। बट दिस लॉज कोज रिस्क फॉर बिजनेस, ये सब बिजनेस में कुछ ना कुछ तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके रिस्क इंक्रीज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट। अब इसकी डिटेल नहीं है, राइट, इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन एक सिंपल चीज़ बता दूं कि अगर बंदा काम करता है या नहीं करता है इंडस्ट्रीज़ में, फिर भी उसको 270 तो हर रोज देने पड़ेंगे। वो मिनिमम वेज रेट का एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अच्छा, फैक्ट्री एक्ट, तो अंदर फैक्ट्री जो भी काम करता है उसको आप 270 देते हो। उसके अलावा अगर आप उसको 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाते हो तो यू हैव टू पे OT यानी ओवर टाइम आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड सम ऑफ दी टाइम पीरियड फॉर दी रेस्ट यानी रिसेस देनी पड़ेगी। अगर यूनिट बड़ा है, उसका टर्नओवर ज़्यादा है, तो कम पैसों में उनको खाना भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, आपको मालूम है कई कंपनीज में ये प्रोवाइड किया जाता है। उनको ग्लोव्स, राइट, बूट्स, हेलमेट्स, गोगल्स अगर नेसेसरी है ये सब चीज़ तो वो देनी पड़ती है। अगर नहीं देते तो एम्प्लॉइज़ उसका भी स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका यूनिट ऐसा है तो ये सब कुछ, ये सब फैक्ट्री एक्ट में है। कई चीज़ें हैं कि उनको ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, ये सब। तो ये अगर दोनों आ गया, अब ये सही मायने में तो कई चीज़ें ज़रूरी है, राइट। काम नहीं करते और पैसे ले जाते वो अच्छा नहीं है, लेकिन मिनिमम वेज उनको देना चाहिए, वो ज़रूरी है, राइट। फैक्ट्री एक्ट भी कई चीज़ों को फॉलो करता ही है। सो ऑल दिस टू, बोथ दिस टू जो लॉ हमने देखे हैं उसके हिसाब से हम अगर फॉलो करें तो कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ दैट लॉ जो भी कंपनियां होती है उनका डेवलपमेंट कम हो जाता है। और ऐसा ना हो तो दे हाइंडर द बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग, तो क्विकली वो डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज दे हैव टू फॉलो द लॉ। लॉ बना ही है कि उसको फॉलो करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है यानी कि उसका जो लिमिटेशन होता है उसका बेनिफिट लेके भी कई लोग बाहर निकल जाते हैं। ये थोड़ी अलग सी बात है, हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन लेजिस्लेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ये भी एक रिस्क है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ one, uncertainty of demand. See, as you know that one in economics you will learn in detail what is demand. But अगर मार्केट में कोई चीज़ आपकी जो है बिक रही है उसकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, कोई मांग ही नहीं रहा है, राइट। जितनी भी चीज़ें आपकी मार्केट में मांग ही नहीं रहा है तो फिर वो तो प्रॉब्लम है ना। आप प्रोडक्शन किए जा रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाए, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, कोई मांग ही नहीं रहा है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट्स द रिस्क फॉर द बिजनेस। अगर कंटिन्यूसली आपकी डिमांड होती है गुड्स की तो दैट इज़ गुड, बट अगर मैं बताऊं कि प्रोडक्ट में जो चीज़ है जो आप बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट में जो उसका आइडेंटिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर्ली उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो मार्केट में डिमांड कम होगी। यू हैव टू गिव समथिंग न्यू टू दी सोसाइटी, टू दी एम्प्लॉय, टू दी कस्टमर्स थ्रू द डिफरेंट वे। और एम्प्लॉय की भी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी नया नया कुछ सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट्स रिस्क और फॉर द बिजनेस। अच्छा, चेंजेस इन कस्टमर्स इनकम। अगर मेरी इनकम अभी 25,000 है पर मंथ, लॉकडाउन की वजह से मेरी 50% कम हो गई, मैं 12-15 हज़ार कमाने लगा, तो मैं जो डिमांड करता था वो कम हो जाएगी ना मेरी डिमांड, तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा, दूसरा रीज़न कि मेरा जो काम था वो बढ़ गया है लेकिन सैलरी वही की वही है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो एक्सपेंसेस है उसको कम करूँगा। आई विल ट्राई कि आई विल डिमांड मोर इनकम, आई विल डिमांड मोर सैलरीज, पर ये नहीं हो सकता तो मैं प्रोडक्ट तो कम लूँगा ना, तभी मेरा एक्सपेंस कम होगा। भले काम ज़्यादा कर रहा हूँ उसको साइड करता हूँ, लेकिन कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो भी डिमांड पर आगे चलती है, वो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 में। लेकिन वो डिमांड क्यों होती है? जब उसकी इनकम ज़्यादा होती है। अब उसकी इनकम ही नहीं है तो वो क्या डिमांड करेगा? उसको अपनी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करनी है ना, उसके बाद वो सब कुछ करेगा। अब तो कम्युनिकेशन भी बेसिक नेसेसिटी में आ गया है, तो ये सब खर्चे बढ़ेंगे ना। फिर टेस्ट, कस्टमर्स का टेस्ट भी मायने रखता है। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? सेम प्रोडक्ट अगर मैं एक ब्रश लेता हूँ 10 रुपये का, बहुत कम प्राइस है उसकी, तो समझ लो कि मैं 30 रुपीज़ का एक ब्रश लेता हूँ, राइट। ऐसा एक पैकेट 90 रुपीज़ के 3, वो मुझे 85 के 80 में मिलता है, मैं ले लेता हूँ।
बट उसकी लिमिट क्या होती है आप जानते हो, 1 महीना, उससे ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। फिर भी अगर ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, राइट, मैं थोड़ा बोलूँ चलो अभी 90 रुपीज़ को खर्च नहीं करते, 2 महीने ब्रश चलाओ, तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको हम देखते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस मायने रखती है, ब्रश ना 30 रुपये आता हो, दैट इज़ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, बट वो चीज़ मुंह के अंदर जाती है तो वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब कॉमन चीज़ है। लेकिन ये प्रोडक्ट प्राइस को ध्यान में रखना पड़ता है। घनी मेंटालिटी एवी હોય છે કે આટલા ના આટલા પૈસા બધા ના અપાય, મેન્ટાલિટી યાર આટલી વસ્તુના આટલા પૈસા હોય, નો, પ્રોડક્ટ પ્રાઇસ મેટર કરે છે, દેટ ઇઝ સમટાઈમ ઇટ હેપન્સ કે ભાઈ અનસર્ટેનિટી ઇઝ ધેર, ઇન્ફ્લેશન, મોંઘવારી જેને આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ, 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ડિટેલમાં તમે જોઈ જ ગયા છો. સો ઓલ્સો ઇટ ઇઝ હિયર ઇન અવર 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स. सो दैट इज़ द थिंग कि इन्फ्लेशन जो भाव बढ़ता है, राइट, उसके साथ प्रोडक्ट तो वही की वही है, लेकिन सिर्फ उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो वो इन्फ्लेशन है, भाव वधारो कही शकाय. सो ऑल दिस आर देयर एंड बिकॉज ऑफ दिस वन अनसर्टेनिटी इन डिमांड इज क्रिएट. सो इट क्रिएट्स द अनसर्टेनिटी फॉर डिमांड, सो विच अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. तो ये सब मिला के कुछ ना कुछ, कोई एक कोई दो, पूरे के पूरे सब अगर एक बिजनेसमैन को फेस करने पड़ेंगे तो उसका प्रॉफिट बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा, और ये ही प्रॉब्लम मार्केट में चलता है. अभी देखो कस्टमर्स की इनकम कम हो गई है, दे आर डिमांडिंग लेस प्रोडक्ट्स, ओके, वो प्रोडक्ट प्राइस को देखते हैं, कई चीज़ों में इन्फ्लेशन हो गया है, राइट, अभी कस्टमर्स की चॉइस भी चेंज हो रही है, तो ये सब मायने रखता है, इसकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर भी उसकी असर हुई है. नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज फिजिकल रिस्क. डैमेज टू द एसेट्स विच आर यूटिलाइज इन बिजनेस क्रिएट्स फिजिकल रिस्क. अगर आप बिजनेस में कोई भी एसेट यूज़ करते हो, राइट, लेकिन सिर्फ कई चीज़ होती है वो लंबे समय तक चलती है, लेकिन उसमें भी कुछ डैमेज होता है. अब ये डैमेज कैसे होता है वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपके मेंटेनेंस के ऊपर. कई बार मेंटेनेंस नहीं होता है तो प्रोडक्ट अपना आउटपुट अच्छा नहीं देगी, तो डैमेज एसेट्स के ऊपर रहेगा क्योंकि आप उसको यूज़ करते हो, बिकॉज इसका फिजिकल यूज़ होता है. इट क्रिएट्स फिजिकल रिस्क ना, वो टूटेगा, कुछ भी उसको हो सकता है, वो बंद चालू में हो जाएगा, ये सब रहेगा, ये फिजिकल रिस्क है हर चीज़ में. आप बाइक लेके जाते हो, समझ लीजिए पर्सनल प्रोडक्ट है आपका व्हीकल, बाइक लेके जाते हो, उसको सर्विस ज़रूरी है. अगर मैं सर्विस नहीं कराऊंगा, ऑयल चेंज नहीं कराऊंगा, राइट, टायर टाइम टू टाइम चेक नहीं करवाऊंगा, राइट, बोले तो पेट्रोल का जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि भाव बढ़ रहे हैं, तो चलो भाव बढ़ रहे, पेट्रोल नहीं भरवाना है, तो फिर आप बाइक कैसे ले जाओगे, ये सब चीज़ें. फिर जो एयर आपकी होती है उसको मेंटेन रखना पड़ता है टायर्स में, ओके, सर्विस मांगता है वो, राइट, क्लच प्लेट, ये सब कुछ कई चीज़ें हैं, ये सब ध्यान में रखनी है. तो व्हीकल चला तो फिजिकल रिस्क रहता है इसमें, ये सब उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा. तो लाइक दैट हियर ऑल्सो नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स समटाइम्स, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है हम उसका यूज़ नहीं करते फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ द सम रीजंस, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस, हम उसको कुछ नहीं करते, तो फंक्शन उसमें नहीं होता है मशीनरी में, इक्विपमेंट्स है. सो डैमेज इज इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स. अगर ये फिजिकल रिस्क निकाल भी दे, चलो हम उसका हर रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, तो डैमेज इज इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स क्रिएट फिजिकल रिस्क, तो उसमें भी हमारे गुड्स को नुकसान हो सकता है. ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांजिट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ द गुड्स, वी आर सप्लाइंग બોથ, તો અમે આપણે રો મટીરિયલ લાવીએ છીએ ને કંઈક બનાવીને આપીએ છીએ, તો ટ્રાન્ઝિટ તો થવાનું જ છે ને, અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં પણ એને પ્રોબ્લેમ થશે. સો ધીઝ આર ધી સમ પોઈન્ટ્સ રિલેટેડ ટુ ધી ફિઝિકલ રિસ્ક અંડર ધ બિઝનેસ રિસ્ક. સો વી હાવ ટુ ફોલો ધીસ વન, અને વી હાવ ટુ लुक आफ्टर दिस रिस्क ऑल्सो. तो ये बिजनेस रिस्क नेचुरल मैन मेड है, उसके कोजेस क्या है हमने देखे, और बिजनेस में ऐसे रिस्क रहेंगे और शायद बढ़ेंगे भी, कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ऐसे रिस्क बढ़ते जाएंगे. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द आवर फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज़ बिजनेस. अंडर दिस मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क वी डिस्कस विद द कोजेस ऑफ रिस्क. नाउ आफ्टर दिस वन, द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज़ प्रोफेशन. उसका मीनिंग क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट जो थर्ड है, वो उसका भी मीनिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में ये दोनों साथ में देखेंगे. यानी जो 3 टाइप है उसमें से पहला टाइप हमने ख़त्म किया, राइट, उसको पूरी तरीके से एक बार पढ़ लेना. कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे आप बोल सकते हो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल रिवाइज दैट पॉइंट वंस अगेन टू यू,
एंड बिकॉज ये पूरी साल तक 2 साल तक बिजनेस में रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क क्रिएट होते हैं। एंड बारी बारी जब भी हम लेक्चर लेंगे, जब भी हम सेशंस लेंगे, जब भी आप यूट्यूब का वीडियो देखोगे, तभी तभी ये कई पॉइंट्स रिवाइज होंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि ये कोजी सर ने बोला था, यस वही है। तो ये सब आएगा, इकोनॉमिक्स में भी कनेक्टेड है, अकाउंट्स में भी कनेक्टेड है, तो ये सबको दिमाग में रख लो, इसकी ज़रूरत रहती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पर्टिकुलर सपोर्ट ऑल ऑफ यू। ऑल्सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाहर मत निकलो ज़रूरी काम है, पेरेंट्स निकलते हैं, फोर्स मत करो उनके साथ जाने के लिए, जिद मत करो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, राइट। और अपने पेरेंट्स को बोलो अगर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है तो करवा ले, नहीं होता है तो वेट फॉर दैट वन, राइट। कई चीज़ें ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन वी हैव टू वेट, इतना वेट किया तो थोड़ा ज़्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस एंड गुड डे।